क्या होता है जब किसी मुकदमे के नियम इंसाफ के रास्ते में ही खड़े हो जाएं? आज हम 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 6 ऐसे बड़े फैसलों की बात करेंगे जो भारत में सिविल केस लड़ने के तौर तरीकों को अब कह सकते हैं बदल रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, इनका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि कोई भी केस कैसे आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो हाल के फैसले हैं वो एक तरह से मिले जुले इशारे दे रहे हैं। एक तरफ तो वो नियमों को लेकर बहुत ही सख्त दिखते हैं, पर दूसरी तरफ वो ये भी पक्का कर रहे हैं कि कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी इंसाफ पर भारी ना पड़ जाए। तो फिर असल कहानी क्या है? चलिए इसी न्यायिक संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी विरोधाभास को समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि कोर्ट कैसे एक सख्त अंपायर की भूमिका निभा रहा है और फिर कैसे वो इंसाफ के रक्षक के तौर पर सामने आता है। इसके बाद हम खेल के नियमों को साफ करते हुए एक बहुत अहम नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर प्रक्रिया और न्याय का ये संतुलन है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिक्के के सख्त वाले पहलू से। यहाँ हम 2 ऐसे मामले देखेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल डिसिप्लिन को मजबूत किया, मतलब साफ कर दिया कि अदालतों को अपनी तय की हुई सीमाओं के अंदर ही काम करना होगा। पहला मामला है सुधीरा बनाम सी यशोदा का। इसको ना ऐसे सोचिए, क्या आप दरवाजा खुले बिना किसी मेहमान को घर के अंदर आने के लिए कह सकते हैं? सुनने में ही अजीब लगता है ना? खैर, इस मामले में एक हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले के सेंटर में है कानून का सारवान प्रश्न, जिसे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये एक साइने क्वा नॉन है, यानी एक ऐसी शर्त जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाईकोर्ट को कोई दूसरी अपील सुनने के लिए सबसे पहले ये सवाल तय करना ही पड़ता है। ये एक तरह से उस केस का एंट्री टिकट है। तो हुआ ये कि हाईकोर्ट ने केस एडमिट करते ही एक अंतरिम रोक का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी काम था, यानी कानून का सारवान प्रश्न तय करना, वो किया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई ये तो प्रक्रिया का सरासर उल्लंघन है। अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो हाईकोर्ट के पास उस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, और इसीलिए उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया। अब देखते हैं कि तब क्या होता है जब एक अदालत अपने ही फैसले पर एक सेकंड चांस लेने की कोशिश करती है। ये मामला है मल्लेश्वरी बनाम केस सुगुना का, जहां हाईकोर्ट ने रिव्यू यानी पुनर्विचार की आड़ में अपने ही फैसले को पलट दिया, और इस चक्कर में एक बेटी के विरासत के अधिकार पर खतरा मंडराने लगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ और दमदार था, जिसने एक बहुत बड़ा सिद्धांत तय कर दिया। पुनर्विचार अपील का छद्म रूप नहीं हो सकता। ये सभी अदालतों के लिए एक क्लियर मैसेज था कि अपने हदों को पहचानिए। देखिए, दोनों में सबसे बड़ा फर्क उनके दायरे का है। एक पुनर्विचार या रिव्यू ऐसा है जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में एक साफ साफ दिख रही टाइपिंग मिस्टेक को ठीक कर रहे हों, जबकि एक अपील वो तो जैसे पूरा का पूरा चैप्टर ही दोबारा लिखने जैसा है। आप रिव्यू का इस्तेमाल केस पर दूसरी राय लेने के लिए नहीं कर सकते, उस काम के लिए अपील का रास्ता बना है। तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब हम उन मामलों पर नजर डालेंगे जहां अदालत ने ये पक्का किया कि प्रक्रिया का जाल बिछाकर न्याय को हराया ना जा सके। अगला मामला है करम सिंह बनाम अमरजीत सिंह। इसे हम एक अच्छा सेब नियम के तौर पर सोच सकते हैं। बड़ा दिलचस्प है। ये मामला सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 से जुड़ा है, जो ये तय करता है कि क्या किसी मुकदमे को एकदम शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए। इसका सिद्धांत ना बहुत सीधा साधा है। मान लीजिए आपके पास फलों की एक टोकरी है। अगर उसमें एक सेब भी ताजा है तो क्या पूरी टोकरी को सड़ा हुआ मानकर फेंका जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। अगर किसी मुकदमे में मांगी गई कई राहतों में से एक भी टाइम लिमिट के अंदर है तो पूरे केस को शुरू में ही खारिज नहीं किया जा सकता। और अब हम आते हैं आज के शायद सबसे ऐतिहासिक मामले पर, अन्नामलाई बनाम बसंती। ये फैसला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के मुकदमों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये फालतू की प्रक्रियात्मक देरी को खत्म करता है। अच्छा, यहाँ मामला थोड़ा सा पेचीदा है, तो ध्यान से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग सिचुएशन में फर्क बताया। पहला, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की किसी शर्त का इस्तेमाल करके आपको नौकरी से निकालता है पर गलत तरीके से, तो आपको पहले कोर्ट जाकर उस टर्मिनेशन को अवैध साबित करना होगा।
लेकिन दूसरा सिनारियो, अगर टर्मिनेशन ही पूरी तरह से शून्य है, मतलब जिसने आपको निकाला उसके पास ये करने का अधिकार ही नहीं था, तो कानूनी तौर पर वो टर्मिनेशन कभी हुआ ही नहीं। आप उसे इग्नोर करके सीधे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने का केस कर सकते। अब तक हमने प्रक्रिया की सख्ती और न्याय की जीत दोनों को देखा। अब हम उन दो मामलों पर फोकस करेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने आम कानूनी मुद्दों पर एकदम साफ गाइडलाइंस दी, जिससे केस लड़ने वालों के लिए कानूनी तौर पर चीजें और साफ हो गईं। आपने देखा होगा कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पार्टियां पहले से ही तय कर लेती हैं कि अगर कोई झगड़ा हुआ तो वे किस शहर की अदालत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या ऐसा करना कानूनी तौर पर सही है? राकेश कुमार वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन क्लॉजेस को पूरी तरह से वैध माना। कोर्ट ने साफ किया कि ये कानूनी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जगह यानी वेन्यू का चुनाव है। ये पार्टियों की आज़ादी का सम्मान करता है और साथ ही फोरम शॉपिंग को भी रोकता है, मतलब उस अदालत को ढूंढने की कोशिश जहां केस जीतने के चांस ज्यादा हों। हमारा आखिरी मामला है पार्शियल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एक बहुत ही दुर्लभ उपाय से जुड़ा हुआ। सवाल ये था कि क्या कोई खरीदार प्रॉपर्टी की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा देकर उसके एक हिस्से पर कब्जा मांग सकता है। इस मामले में 84 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 64 लाख रुपए का पेमेंट बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, इसलिए आंशिक अनुतोष नहीं दिया जा सकता। ये तो वैसा ही हो गया जैसे आप घर का 1/4 पैसा देकर मास्टर बेडरूम की चाबी मांग रहे हों। ये एक बहुत ही असाधारण राहत है जो सिर्फ तभी मिलते हैं जब बचा हुआ हिस्सा बहुत ही छोटा हो। तो इन 6 मामलों पर इतनी बात करने के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने 2 थीम देखी जो एक दूसरे के उलट लगती हैं, प्रक्रिया की सख्ती और असल न्याय। अब इन दोनों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल फलसफा क्या है। सुधीरा और मल्लेश्वरी जैसे मामलों में अदालत प्रक्रिया के नियमों को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन करम सिंह और अन्नामलाई में वो ये पक्का कर रही है कि आखिर में जीत न्याय की हो। वहीं वर्मा और विजय प्रभु के मामले कानूनी निश्चितता और स्पष्टता देते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला काम है। तो इन सभी फैसलों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक बात पर आकर रुकता है: प्रक्रिया न्याय की सेवा के लिए बनी है, न्याय प्रक्रिया के लिए नहीं। प्रक्रिया की अपनी जगह है, वो जरूरी है, लेकिन दिन के अंत में नियम एक सही और न्यायपूर्ण नतीजे तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया है। चाहे एक बेटी की विरासत बचानी हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराना हो, मकसद हमेशा कानून का सही इस्तेमाल ही है। जैसा हमने देखा, अन्नामलाई का मामला एक बहुत ही अहम सीमा तय करता है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। आखिर ये जो एक पतली सी रेखा है, वो है कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में कितनी बड़ी गलती होनी चाहिए जिसे कानूनी तौर पर शून्य माना जाए, जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में अदालतें और वकील सब मिलकर